मौजूद वक्त हो गया मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात अमित शाह के उस बयान की जिसमें अमित शाह ने कहा कि इस बार का चुनाव पांडवों और कौरवों के बीच है। एक तरफ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले सत्ता में आना चाहते हैं तो दूसरी तरफ पीएम के नेतृत्व में है देशभक्तों की टोली। यानी इस बार चुनाव नहीं महाभारत है। गठबंधन ये दोनों के बीच में चुनाव करना है। कि फलाचंद लड़ेंगे फलाचंद नहीं लड़ेंगे। कोई नेता हो जिसको पार्टी संवाद योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 24 के लिए शंखनाद कर दिया है। शाह ने कार्यकर्ताओं की पाठशाला लगाई और उन्हें दिया जीत का मंत्र। लोकसभा में चुनाव एमपी की सभी 29 सीट जीतने के लिए शाह ने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने की अपील की है। तो वहीं देश भर में 400 सीट जीतने के नारे में एक बार फिर दोहराया। उधर शाह ने इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। दो खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में दो खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। ये कौन है इंडिया गठबंधन? कौन है? तो उधर कांग्रेस में टिकट को लेकर मचा हुआ है घमासान। कांग्रेस के कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐसे दावेदारों को सलाह दी है कि पार्टी स्तर पर इसका फैसला किया जाएगा। नेता अपनी उम्मीदवारी को लेकर घोषणाएं करना बंद कर दे, जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। तो वहीं कमलनाथ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए जल्द होना चाहिए उम्मीदवारों का ऐलान। फलाचंद लड़ेंगे फलाचंद नहीं लड़ेंगे। कोई नेता हो जिसको पार्टी संवाद योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। ये सूची तैयार करनी बहुत जरूरी है, टाइम नहीं है। और ये सूची सबको बता दें कि भाई यहां अभी ये चर्चा चल रही है पर यहां आपका नाम फाइनल है, ताकि वो अपनी टीम बनाए, अपना काम शुरू करें। ये चुनौती बहुत बड़ी है। साथ साथ ही यात्रा की तैयारी के साथ साथ ही हमें लोकसभा की भी लोगों को आज उनका मनोबल बनाना है। मनोबल टूटा हुआ है। तो चुनाव का जोर है और शोर भी काफी है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों पर मोहर आपको यानी जनता को लगानी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला आप करेंगे। तो महाडिबेट के सवाल क्या है, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर पहला सवाल है, कांग्रेस में बिखराव से क्या बनेगा बीजेपी का रास्ता? यह है महाडिबेट का पहला सवाल। और सवाल नंबर 2, सियासत की लड़ाई क्यों कौरव और पांडवों पर आई, आखिरकार क्या वजह है? तीसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं, बयानों की धार, कौन कितना है तैयार? कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, उम्मीदवारी को लेकर तरह की बातें ना करें बल्कि टिकट का इंतजार करें, कांग्रेस ने साफ कह दिया है। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। कौन कौन जुड़े हुए हैं परिचय आपको करवा देते हैं। विधायक रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यश भारतीय जी हैं, एसपी प्रवक्ता हैं। जयंत मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूर्य प्रकाश मैथिल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल घनश्याम पिरोनिया जी, ये बताएं क्यों है ये 2024 का चुनाव महाभारत? देखिए, महाभारत की आपने बात की है तो उसमें जो एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म जब सिर बोलेगा, उस समय धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर इस धरती पर अवतरित होऊंगा। हम सब लोग धर्मार्थ, जो धर्म हमारा कहता है, और धर्म कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख धर्म ईसाई धर्म नहीं, मानव धर्म की रक्षा के लिए। आज आप देखेंगे
भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके माध्यम से ये देश हमारा कैसे आगे बढ़े, कैसे विकसित हो, ये लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 24 के जो चुनाव हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सब लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, और उसका लक्ष्य यही है कि हम सब लोग 370 पार भारतीय जनता पार्टी करे और एनडीए 400 पार हो। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग चुनाव मैदान में हैं, और वो महाभारत के चुनाव के मैदान में हम सब लोग धर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। 2 टीमें थी ना महाभारत में, हमारी सुनिश्चित है। तो आपकी टीम कौन सी वाली है? हमारी सुनिश्चित है ये महाभारत में 2 टीम्स थी ना, आपकी टीम कौन सी है? हमने कहा ना, हमने कहा धर्म के क्षेत्र में खड़े हुए लोग हैं, और धर्म भी मैंने परिभाषित किया है। तो आप धर्म में हैं, यानी कि जो सामने है कांग्रेस और एसपी वो अधर्मी है ये कहना चाह रहे हैं आप? या हमने कहा ना, हम तो धर्म के साथ में खड़े हुए लोग हैं। अब जो कौन किसको समझते हैं, वो क्या अपने आप को समझते हो, अपना आकलन करें। ठीक है, हमने तो अपनी परिभाषा सिद्ध करने का प्रयास किया है। अवनीश बुंदेला जी, तीर कमान सब कस लिए बीजेपी ने, आप बताइए आपकी कसरत कहां तक पहुंची है? उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब तक हो जाएगा? जीतू पटवारी सलाह दे रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। ये बात सही है कि हम जब एक बड़ा चुनाव हारे हैं विधानसभा का, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। और कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि और आप देखेंगे बहुत जल्द हम एक सूची के साथ आएंगे। और जीतू पटवारी जी बिल्कुल वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साहब इस तरह से जो भी हैं, सबका एक उत्साह भी रहता है, सबको उम्मीद रहती है, जो कार्यकर्ता सालों से मेहनत करता है कि मैं पार्टी का प्रत्याशी बनूं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हाँ एक अनुशासन होना चाहिए। तो जीतू भाई ने बिल्कुल सही कहा। बाकी अभी मैं कौरव पांडव की बात सुन रहा था पन्ना जी, तो मुझे लगता है ये निर्णय जनता को लेना चाहिए कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। क्योंकि देखिए कौरवों ने क्या किया था, कौरवों ने पांडवों का राजपाट छीना था, कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो यहां भाजपा सत्ता का चीरहरण कर रही है। यहां भाजपा क्या कर रही है कि विधायक बन के आता है किसी भी पार्टी से, लेकिन बाद में उसको वायु मार्ग से बेंगलोर ले गए, गुवाहाटी ले गए, चुरा कर ले गए, और आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल। तो ये काम कौरवों वाले कौन कर रहा है? पांडवों ने कहा था आप हमको 5 गांव दे दीजिए, तो कौरवों ने कहा था हम सुई की एक नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तो वही आज की तारीख में जनता कह रही कि भैया हमने मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को चुना था, हमने महाराष्ट्र में कांग्रेस को चुना था, और कई गोवा में हमने चुना था, लेकिन ये क्या करते हैं, चाहे आप बिहार देख लें, कोई भी राज्य देख लें, तो सत्ता की लूट करने वाला जो व्यक्ति होता है, राजपाट की लूट करता है, वो कौरव होता है। तो ये काम कौन कर रही है आज की तारीख में देश में? भाजपा कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखें, सबको मालूम है कि कौरवों ने छल से अपनी सेना बड़ी कर ली थी। तो आज भाजपा खुद कहती है कि हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे आपने मिस कॉल मार के की हो या जबरदस्ती लोगों को शामिल करवा किया हो, तो भैया कौन है कौरवों की सेना? कौन है? भारतीय जनता पार्टी। नारायणी सेना भी आपने छल से ले ली। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कर्म है, कुकर्म है, वो बिल्कुल कौरवों जैसे हैं। इन्होंने कहीं कोई धर्म का काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ धर्म की आड़ लेके जनता पर जुल्म किए हैं। जनतंत्र लोकतंत्र को छला है, उसको खत्म करने का प्रयास किया। तभी तो झूठे वादे करते थे, दुर्योधन और रावण झूठे वादे करते थे। 15 लाख का वादा करते हैं, मिले क्या 15 लाख? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करते, हुआ क्या? अरे हाल ही में संकल्प पत्र में कहा था कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का देंगे, 3100 धान का देंगे। कहां मिल रहा है? बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं मंडियों में। इनने कहा था मैं संविदा कल्चर खत्म करूंगा, शिवराज जी ने 4 जुलाई 2023 को संविदा कल्चर खत्म हुआ, नहीं हुआ। आप याद कर लें, शिक्षा विभाग में 2011 से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की 7 साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, 1.25 लाख पर शिक्षा विभाग में खाली है, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही। लेकिन ये करते हम रोजगार देंगे, रोजगार मेला लगाते हैं, युवा सब मेला लगाते हैं, रोजगार नहीं देते। तो झूठे वादे कौन? जनता के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ अगले मेहमानों की तरफ। भाजपा झूठ बोल रही है। बुंदेला जी अपने गिरेबान को झांको। भांडर वाले आपकी भी सरकारें रही हैं, केंद्र से लेके प्रदेशों में आपकी सरकार रही है। आपने कौन से काम कर दिए? आज की बात करो, कौन से गरीबी के काम कर लिए? रोजगार दे रहे हो क्या? मामा ने कहा था कि 2 लाख देश में परिवर्तन है। मोदी जी ठीक है, यानी कि अपनी अपनी निगाह में आप लोग धर्म के सामने खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं और सामने वाला अधर्मी है। ठीक है,
ये भारतीय अगले मेहमान का रुख कर लेती हूँ, डिबेट को आगे बढ़ाना है। जयंत मिश्रा जी जरा ये बताइए, उपलब्धियां एक के पास, उनका दावा है कि उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है। घनश्याम जी एनर्जी को संभालिए जी, घनश्याम जी आगे आगे। बुंदेला जी एक मिनट। जयंत मिश्रा जी, एक पार्टी के पास दावा है कि उसके पास उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है और एक के पास दावा यह है कि उसके पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। उसके बावजूद भी 2024 की चुनाव की लड़ाई क्यों आ गई महाभारत पर? देखिए अपर्णा जी, एक तो ये जयंत मिश्रा नहीं, जयंत वर्मा है नाम, वो थोड़ा करेक्ट करवा दीजिए। ठीक है बॉस, माफी है सर, जयंत वर्मा जी। हाँ, तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि कौरव और पांडव के बीच लड़ाई है, महाभारत है, और कांग्रेस का अपना पक्ष है कि भाई कौरव कौन है और हम धर्म क्षेत्र में हैं। परंतु मुझे लग रहा है कि ये जो विपक्षी गठबंधन है, इनमें सीटों का जो तालमेल हो गया है और लगभग 385 सीटों का में सीधी टक्कर होने वाली है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा ये एक चैलेंज है वो ये है कि कम से कम 50% वोटों का टारगेट लेके ये यदि चलेंगे तभी इनको जितनी पहले सीटें थी उतनी सीटें मिल जाएंगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब ये कौरव पांडव वाली बातें ये सब राजनीति की होती है, जनता में जब वोट देने जाता है तो ये सब चीजें उतनी महत्व नहीं होता है इसका। तो ये देखना है कि ये जो विपक्षी गठबंधन है और इसमें जो सीटों का एडजस्टमेंट हो गया है काफी कुछ, आम आदमी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का, एक सबसे बड़ी मजेदार बात ये हो रही है इस गठबंधन के सीट शेयरिंग में कि पहली बार भारत के इतिहास में कांग्रेस की सोनिया गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे राहुल गांधी, ये लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आम आदमी पार्टी का प्रचार करने जाएंगे, क्योंकि ये लोग जहां रहते हैं वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई है वो वाली सीट। तो ये एक बड़ा रोचक ये एडजस्टमेंट के बाद ये चीज उभरी है। तो देखना है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है, और जब चुनाव घोषणा हो जाएगी उसके बाद फाइनल जब लोग नॉमिनेशन डाल देंगे, नॉमिनेशन अपना भर देंगे, तब क्या स्थिति बनती है क्या नहीं बनती है, क्योंकि सभी पार्टियों में सीट हासिल करने के लिए बड़ा जबरदस्त एक प्रतिस्पर्धा है और उसके बाद ही सब चीज सामने आती है कि भाई कौन है, क्योंकि जिसको जो महत्वाकांक्षी है नहीं मिली सीट वो विरोध में काम करेगा, ये सारी चीजें उभरती हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, दे आर नॉट परमानेंट फोर्स फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, ये कहा भी जाता रहा है। अब क्योंकि गठबंधन के काफी हद तक समझौता भी हो गया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जितनी समझ क्लियर हो रही है गठबंधन के अंदर वो बीजेपी की चुनौती खड़ी कर सकता है या नहीं? अभी भी लग रहा है कि ये पानी के अंदर ही है बहुत। धन्यवाद अपर्णा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। मैं आपको कुछ साल पीछे ले चलता हूं। दो लड़कों की जोड़ी आज ही नहीं, पहले भी एक बार उत्तर प्रदेश में अपना भाग्य आजमा चुकी है। उस समय में क्या मिला था उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा? ठेंगा। आज भी वही स्थिति है। अरे भैया, नई पैकेजिंग में पुराना सड़ा हुआ माल ही तो है। आप देखिए, एक कंपनी जो दिवालिया हो जाती है, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। ये तो भाजपा का प्रवक्ता कौन भैया फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया? शांति जी, रखिए। कैसी काहे को वर्बल डायरिया है क्या? कैसे हो सकता है? क्या पेट खराब है आपका? वर्बल डायरिया है क्या? की बात करो, काहे को इस प्रकार की बातें कर रहे हो? शांति सुन भी लिया करो। सीधा कुछ बैनर होते हैं कि नहीं होते हैं? जी, अरे वो पहला सवाल उनसे लिया, पहला सवाल लिया, उनकी बात तो पहले कंप्लीट कर दीजिए। नहीं सवाल कुछ पहले सुन लीजिए आप उनकी बात। अरे सुन लीजिए ना उनकी बात। अगर ये आपके बाल वाले दल्ले हैं तो वहां पर की दवाई दी जाए। खुले तौर पे दल्ले हैं, जी भी भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिए। नहीं दलाल है ये भाजपा जी, खुले तौर पे दलाल कर रहे हैं आप। दलाल है, नहीं आपको, नहीं आपको करवाना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषण नहीं हो सकता। इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे इस मंच पर। दल्ला है ये, बिल्कुल मांगिए अधीश बुंदेला जी। आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं,
किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं अगर आप हमारे मेहमान हैं तो वो भी हमारे मेहमान है। नहीं, आपने बात कंप्लीट नहीं करने दी। बताता उनकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। अभी जी आपने बात गंदगी भरी है, इसलिए बात कर रहे हैं। आपने अपर्णा जी चलिए मैं चुप हो गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सूर्य प्रकाश जी, जब आपने पहले भी देखा था 2017 में, और चाहे वो 2019 हो जाए, चाहे वो 2014 हो जाए, बुआ बबुआ की जोड़ी भी देख ली आपने और 2 बच्चों की जोड़ी भी देख ली, लड़कों की। स्थिति क्या हुई? ठेंगा। आज भी वही चीज होने जा रही है। आप देखिए स्थिति कितनी गंभीर है कि गांधी परिवार ने जिस सीट से लगातार संसद में पहुंचकर उस सीट को नर्क बनाया, आज वो सीट जो है वो छोड़ चुके हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी जी गिव अप कर चुकी हैं और राज्यसभा से पहुंच गई। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी जो पत्रकार महोदय उन्होंने कहा कि 350 जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। कह दिए ठेंगा क्या है? क्या ये पूछे? शांति से डायरिया की ज्यादा परेशानी। क्या ठेंगा असंसदीय शब्द नहीं है? आपके चैनल की गरिमा को खत्म नहीं कर रहा। आपकी बारी आएगी, आज अरे बुंदेला जी सुनिए, पश्चिम बंगाल में अंडा क्या है? पश्चिम बंगाल में अंडा, दिल्ली में अंडा, उत्तर प्रदेश में अंडा, पंजाब में अंडा, राजस्थान में अंडा, मध्य प्रदेश में अंडा। आप है अंडा पार्टी और 2024 के बाद आपको ऑमलेट बनाकर देश की जनता खाने वाली है। दूसरी चीज, यहां बैठकर आपने मेरे को लाख अभद्र शब्द बोले, लेकिन मैं एक सच्चा राष्ट्रभक्त हूं। ठेंगा शब्द का पहले राष्ट्र बनाने के लिए दलाल वो मैं संस्कारों को बताया कि सुनिए, संस्कार आपके क्या है बताना है कि भाजपा के भेदी हो, आपकी पार्टी आपको के पत्कार। दूसरी चीज, अपर्णा जी, अवनीश जी उन्हें बात तो पूरी कर दीजिए। आपके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला ना? मुफ्ती की अब जो है, मैं अमित शाह जी की बात पे आता हूं, पांडव और कौरव पे। तो देखिए अपर्णा जी, धारा 370 किसने हटाई? 35 से किसने हटाया? इस देश के अंदर से 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान के पीठ क्या था बताओ, किसने हटाया? जो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। 500 साल से जो हिंदू आपकी विचारधारा ने इंतजार कर रहा था, अरे मुझे बताओ वो क्या की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, एक और मेहमान है सूर्य प्रकाश जी, एक और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आती हूँ पहला सवाल लेकर। अवनीश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बिल्कुल। अरे वहां बैठे हैं ना, भारतीय जी भी तो आराम से बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल अब तक उनसे नहीं पूछा गया है। यश भारतीय जी, वायनाड छोड़कर राहुल गांधी अब यूपी भी आ सकते हैं, अपने एक सीट वहां से भी लड़ सकते हैं चुनाव, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है अभी सूत्रों के हवाले से। जरा ये बताइए कि जो गठबंधन के बीच समझौता हुआ है, क्या उससे बल मिला है एक बार फिर कांग्रेस को कि राहुल गांधी वापस उत्तर प्रदेश का रुख करने का सोच रहे हैं? पहला सवाल। और एक और सवाल मेरा इस पे यही एड ऑन फैक्टर रहेगा कि इस बार जितनी कम सीटें मिली है कांग्रेस को यूपी में लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं एसपी ने एज ले ली है इस गठबंधन में। अपर्णा जी, मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट मेरी शांति से बात सुनेंगे और आप भी विशेष तौर पर शांति सुनेंगे और जवाब देंगे। आपने शुरुआत करी इंडी गठबंधन से। आज तक कोई कागज दिया गया गठबंधन की तरफ से कि हमारे गठबंधन का नाम इंडी है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, इंडी गठबंधन। और आप अगर टीवी, एक सम्मानित टीवी चैनल है और इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेगा तो मुझे लगता है अशोभनीय है। तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन ले। नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया गठबंधन। नहीं, मैंने मेरा निवेदन था, मेरी बात धैर्य से सुने। भारतीय जी, लेकिन मैं करेक्शन कर रही हूं कि मैंने गठबंधन का नाम कहीं भी नहीं लिया। मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। मेरी बात पूरी शुरुआत में लिया आपने, तभी मैं आपत्ति रख रहा हूं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने मुझे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना के बैठाया हुआ है, मैं हूं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, लेकिन यहां बैठकर के मैं एंकरिंग करने लगूंगा तो ये मैं अपनी पद और गरिमा के साथ में खिलवाड़ करूंगा। वैसे ही राजनीतिक विश्लेषक का काम राजनीति का विश्लेषण करना है, एक पार्टी के गुणगान करना, महिमा मंडित करना काम नहीं है। ये पद के साथ छेड़छाड़ है, ये दर्शकों के साथ छेड़छाड़ है। वो जो सुनना चाहते हैं आपसे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, आप हर पार्टी का विश्लेषण कीजिए, हमारी कमियां आप बताइए, पर क्या दूसरी पार्टी में सब अच्छाइयां दिखती हैं? और महाभारत की, भारतीय जनता पार्टी के साथी महाभारत की बात कर रहे थे, उन्होंने श्लोक भी सुनाया गीता का, बहुत धन्यवाद, गीता का श्लोक उन्हें याद है। लेकिन राजधर्म कौन सा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी शासन में गुजरात में जाके राजधर्म बताया था?
वो राजधर्म, जिस राजधर्म को निभाने में मोदी जी नाकाम रहे थे, वो राजधर्म जिसके कारण उनकी विदेशों में थूथू हुई थी। इंडिया टुडे एक मैगजीन है, सम्मानित मैगजीन है, उसने उनको सबसे घृणित व्यक्ति इस देश का छापा था। क्या वो राजधर्म, इस राजधर्म के लिए श्लोक सुना रहे थे? और दूसरी बात यह, देखिए महाभारत नहीं हो रही है, ये लोकतंत्र है, इसको महाभारत ना बनाएं। जनता के बीच में बेहतर विकल्प लेके जाएं। गठबंधन की शुरुआत एनडीए गठबंधन ने भी करी थी, जिसके शरद यादव जी मुख्य कन्वेनर हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी थे, नीतीश कुमार जी तो उनके सामने सब गुरु और चेले की अगर मैं परिभाषा दूं तो कम नहीं होगी, बहुत सारे लोग थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरफ से सरकार चली थी और लोगों का काम हुआ था। इंडिया शाइनिंग और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बड़ा बड़ा योगदान दिया था, जनता ने अस्वीकार किया उसको। जनता है, जनार्दन है, स्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी। हम अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे, अस्वीकार कर देगी। आपको जनता के बीच में अपने शासन की नीति बताना है, बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की रक्षा सौदे में दलाली ली और देश के सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। बताइए इसको, रक्षा सौदे में देशभक्ति की बात कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। यही देशभक्ति है कि देश की रक्षा सौदे में आप दलाली करें और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ करके दलाली खाए? अगर इसको कहते हैं बलात्कारियों के लेकर के रिहा करने के लिए आपके लोग राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करें, तो यह अगर देशभक्ति है तो क्षमा चाहता हूं, ऐसे देशभक्तों से जनता को दूर रहना चाहिए। और जनता से हम वही अपील कर रहे हैं कि नीतियों पे लड़ाई लीजिए। सरकार को जो चुना गया है वो नीति की बात करे, रोजगार की बात करे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करे, बेहतर अच्छे लोगों की बात करे, लेकिन बेहतरी की बात नहीं कर रही है, तो बुराइयों की बात कर रहे हैं। अगर हमारा गठबंधन हो रहा है तो हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ी दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। क्यों ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा? लगातार शासन के बाद ओबीसी का प्रधानमंत्री दे दिया, ओबीसी का मुख्यमंत्री। यह बात कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देंगे, इस बारे में कोई बात नहीं कहती। जातीय जनगणना के लिए मोहन यादव जी ने मना कर दिया, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, केवल 2 जाति अमीरी गरीबी, यानी ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस बात को स्वीकार करें और जनता इनको बता देगी। बैकलॉग की अभी लोक सेवा आयोग और जो इनका प्रवेश परीक्षा लेने वाली एजेंसी है वो 27% आरक्षण के तहत नौकरियां नहीं दे रही है। बेरोजगार युवा सड़क पर है, लगातार पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगार युवा सड़क पर है। हरदा पटाखा फैक्ट्री के लोग सड़क पर है, भूख हड़ताल कर रहे हैं। या तो वो अपनी बात पहुंचा पाने में ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, ठीक है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। शॉर्ट महाभारत का युद्ध बता रही है, महाभारत का युद्ध मामा शकुनी था। मामा शकुनी ने क्या दिया? मामा शकुनी को आपने दूर कर दिया। सुन लीजिए, आप तो पहले यही बता दीजिए आपकी जो इंडिया है उसका फुल फॉर्म क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इंडिया क्यों है और इंडिया क्यों नहीं है। अरे बताइए ना, फुल फॉर्म बता दीजिए, अपने गठबंधन की फुल फॉर्म बताइए। मैं बताता हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म जो अरे मुझे बताइए, अरे भैया बताइए। अरे ज्ञानी आपका काम विश्लेषण करना वो कीजिए, आपका काम विश्लेषण करना वो कीजिए, पद की दुरुपयोगिता मत कीजिए। महाभारत में अपना जी, महाभारत में संख्या बल का दुरुपयोग किन्होंने किया था? संख्या बल का दुरुपयोग किन्होंने किया था? वो लोग हैं, ये महाभारत के उदाहरण दे रहे हैं, संख्या बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। मामा शकुनी किनके पास है? कौन अपने आप को मामा कहता है? वो किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण ने लिया था, क्यों लिया था? इन जैसी कुशासन को हटाने के लिए भक्तों पे गोली चलवाने वाले देश के संसाधनों में पहला। अरे ये विश्लेषण है, तो सजा किसको दिलवाई? अरे राम भक्तों पे गोली चलवाई, सजा नहीं दिलवा पाया विश्लेषण जी। अरे विश्लेषण जी सजा नहीं दिलवा पाया, भारतीय जनता पार्टी से राम भक्त गोली चलवाई थी। वो अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं। दीपेंद्र मिश्रा जी जो समय गृह सचिव थे, गोली चलवाई थी तो उनको बना के रखा है। गृह सचिव थे उस समय दीपेंद्र मिश्रा जी, पूछिए उनसे, वो कह रहे हैं गोली मुलायम सिंह जी ने चलवाई थी। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर देख करके गोली चलवाई थी, मौके पर। ठीक है, शांति, सूर्य प्रकाश जी, इस तरह शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। गुजरात के लोग इस्तेमाल मत कीजिए। आप सभी से निवेदन है, प्लीज भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। सूर्य प्रकाश जी, आपसे भी मैं लगातार कह रही हूं, मुझे आपका भी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो जयंत जी रखा हो आपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लाया है, नहीं इनकी हैसियत कहाँ है? कौन जी आप बताइए किसकी बात सुनता है? नहीं, आपने इनको राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बुलाया है
तो उस हैसियत में इनको रहना पड़ेगा। इनकी हैसियत राजनीतिक विश्लेषक यश है ना? भारती जी, क्या ये उस हैसियत में है? यश जी, ये दूसरे को मर्डरर बोल रहे हैं, पहले मैंने आपकी हत्यारा बोल रहे हैं, लोगों को ये इनकी हैसियत है क्या राजनीतिक विश्लेषक मैंने की? शांत कराया है ना घनश्याम जी, घनश्याम कुछ जी भी बोल देंगे उसके बाद शांत उपलब्धियों के कराने से नाम क्या पर फायदा? अरे माहौल दूषित करने वाले लोग हैं ये। रुक जाइए शांत, घनश्याम जी, नहीं सवाल से नो सवाल। मिश्रा जी गृह सचिव थे जो अयोध्या राम मंदिर के अध्यक्ष हैं, उस समय गोली चलाई थी, उस समय गृह सचिव थे। मेरी प्रज्ञा ठाकुर को सबसे पहले हिंदू आतंकवादी लिखने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ। घनश्याम जी, घनश्याम जी, ये आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज हाँ सुना है। यहाँ अलग ही आवाज छिड़ी हुई है, आपको आवाज ही नहीं आ रही सर, कमाल करते हैं आप भी जी। मैं वही देख रहा हूँ, दोनों हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के शांत ही नहीं हो रहे हैं जी। अब ये बता दीजिए, जो आप पर आपकी पार्टी पर आरोप लगाए हैं यश भारती जी ने और बुंदेला जी ने भी, उनका कोई जवाब है आपके पास? नहीं देखिए, मैं दोनों ही विद्वान प्रवक्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो कहावत है ना कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दोष खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने गिरेवा में झांके, उन्होंने जनहित के कितने काम किए हैं, जनता के कितने काम किए हैं, देश के हित में कितने काम किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्रों में अपने मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हमने हमारे घोषणा पत्र में जो लक्ष्य रखे हैं ओबीसी को जनता के हित में उनको पूरा किया है। और देखिए 24 के चुनाव में हमारी सरकार पुनः बन रही है। दिल्ली नहीं घुसने दे रहे हो, कीले बिछा रखे हैं। पिछली बार 800 किसानों की जान ली मोदी सरकार ने, याद है आपको घनश्याम जी? आप कहां से पांडव हो सकते हो? कौरवों से भी बदतर हो, गंदे हो आप। तुष्टीकरण की नीति। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महा डिबेट में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महा डिबेट में इतना ही वक्त था आज की डिबेट के लिए मेरे पास। बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सवाल तमाम है, जवाब सबके पास अपने अपने हैं, जवाब कम है, आरोप ज्यादा है। तो ऐसे में लगातार हम कहते हैं कि आवाम यानी कि आपको तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है आपके लिए। तो महा डिबेट पे इतना ही, नमस्कार।